नाज़रीन, दो बड़े अहम वाक़यात उस पर बात करते हैं और जायज़ा लेते हैं कि ये जो सवात में 18 अफराद डस्का के रहने वाले जो वहाँ सैर पे गए हुए थे वो डूब गए। वो क्यों डूबे, कैसे हुआ, क्या उनको बचाया जा सकता था, और अगर बचाया जा सकता था तो कितने चांसेस थे, कैसे बचाया जा सकता था, और ये वाक़या पेश आने की वजूहात भी तो हैं कुछ। एक तो ये इसका जायज़ा लेते हैं और फिर दूसरा वाक़या, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई के हाथ से स्लिप हो गई हैं। 8 रुकनी बेंच, सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया था जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में, उसको आज आइनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया है। तो क्या सूरत हाल बनी है कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, और अगला पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनने जा रहा है? क्या कहीं कोई अदम एतमाद आएगी, कहीं कोई नया इलेक्शन आएगा, हुकूमत के पास जो अक्सरियत है वो कितनी हो गई है, और उससे हुकूमत क्या क्या करने जा रही है, तो मौलाना का मुस्तकबिल क्या है? तो इन सारी बातों पे का जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले अफसोसनाक वाक़या इंतहाई दिल गिरफ्तगी के साथ मैं बता रहा हूँ कि जो स्वात में डस्का, सियालकोट डस्का के रहने वाले तकरीबन एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे रिश्तेदार लोग जो इकट्ठे हो के सैर को गए और मैंगोरा के करीब वो दरियाए स्वात में तस्वीरें उतार रहे थे, तो इस दौरान एक बड़ा रैला आया पानी का, अनएक्सपेक्टेड था उन लोगों के लिए, और उस रैले ने उनको घेर लिया। 1.5 घंटा तक वो लोग एक टीले पे, एक जो पत्थर और रेत का टीला था उस पे खड़े, वो बेचारे इंतहाई बेबसी के साथ उन्होंने वक्त गुजारा और उसके नतीजे में वो सारे के सारे डूब गए। उनमें से 3 लोग ज़िंदा बचे हैं और बाकी उनमें से जो लाशें निकली हैं अब तक वो 9 हैं और 6 अभी तक लापता हैं। लापता का मतलब इन दरियाओं में, इन इलाकों में जो लापता होते हैं उसका मतलब भी समझ आने वाला है, लेकिन जाहिर है कि जब तक उम्मीद बाकी रहती है, जब तक कुछ मिल नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हुआ क्या? देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि पंजाब से और मुल्क के बाकी हिस्सों से जो उस तरफ लोग सफ़र करते हैं पहाड़ी इलाकों की तरफ, उन्हें पहाड़ी इलाकों के डायनामिक्स का नहीं पता होता, और ख़ास तौर पे दरियाओं का, नदी नालों का। लोग यहाँ की नहरें और यहाँ के दरिया समझ के, बल्कि दरिया तो उसको लोग समझते नहीं हैं, उसको एक नाला समझते हैं, एक नदी समझते हैं, क्योंकि साइज़ में वो बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन उसमें जो पानी बह रहा होता है वो शायद हमारे दरियाओं से कहीं ज़्यादा होता है, और लोग उसमें चूँकि वो तफरीह की गरज से गए होते हैं और माइंड में यही होता है कि हमने हर चीज़ से तफरीह हासिल करनी है, तो उसको वो कुछ नहीं समझते, और उनको इस बात का नहीं पता होता कि पहाड़ी इलाकों में जो पानी आता है वो कितनी स्पीड से आता है और अचानक आ सकता है। और फिर ये कि वहाँ पे पत्थर उभरे हुए होते हैं जगह जगह पे, अगर किसी बंदे का एक दफ़ा पाँव स्लिप हो जाए तो वो फिर दोबारा मिलता नहीं है, और अगर मिले तो वो ज़िंदा नहीं होता, इसलिए कि पानी ज़ोर से पटकता है और इंसान जो है वो किसी पत्थर से लग जाता है। अब ये जो फैमिली है, इन्होंने भी वहाँ पे गए हैं तो अपनी मर्ज़ी से एक टीले पे चढ़ गए, इन्हें पता ही नहीं था कि अचानक भी कुछ हो सकता है और इस तरह की जगह पे जाके खड़ा नहीं होना, क्योंकि इसके इर्द गिर्द पानी आ सकता है। इसमें जो एहतियात की चीज़ बात है वो ये है कि जब भी हम लोग जाएं इधर से, कोई भी जो पंजाब की तरफ से या सिंध या बलूचिस्तान जो इन एरिया से वाकिफ़ नहीं है, वहाँ के लोकल लोगों से ज़रूर बात करें, उनसे पूछ के चलें कि किधर जाना चाहिए और किधर नहीं जाना चाहिए। खैर, अब आते हैं कि ये लोग जब ऊपर फंसे हुए थे और पानी का रैला चल रहा था और ज़मीन उनके पाँव से निकल रही थी, 1.5 घंटा तक ये मंजर जो है वो लोगों ने देखा, और आखिर पे जाके मुकामी लोगों ने इनको निकाला। जो 3 जिंदा मिले हैं उनको भी मुकामी लोगों ने निकाला, और जो लाशें मिली हैं उनको भी मुकामी लोगों ने निकाला।
रेस्क्यू वहाँ दूर तक नहीं था। अब मैंने वहाँ पे बात की बहुत से जर्नलिस्ट से और बहुत से लोगों से। मेरा सवाल ये था कि अगर रेस्क्यू आ जाता टाइम पे, तो हम वो जो फुटेजेस देख रहे हैं उसमें जितना तेज़ पानी में वो आ रहा है, क्या रेस्क्यू उसमें उनको किस तरह से रेस्क्यू करता? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसलिए कि रेस्क्यू के पास इन इलाकों के हवाले से, इन इलाकों में रेस्क्यू करने के हवाले से कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। इस तरह की सूरत हाल में सिवाय आप किसी को एयरलिफ्ट कर सकते हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए, इसके अलावा आपके पास क्या हल हो सकता है? अगर आप रस्सा डालेंगे या कोई आप चेन फेंकेंगे तो उसका भी तो कहीं पे जाके रुक जाना या फिक्स होना ज़रूरी है। तो जो जहाँ पे हर चीज़ बह रही है पानी के ज़ोर से, वहाँ पे जाके कोई और चीज़ कैसे फिक्स होगी और लोग जो हैं वो उस रस्से को पकड़ के निकल आएंगे? कोई कश्ती जा नहीं सकती। अगर रेस्क्यू एहलकार जाएंगे तो वो भी, उनको भी उतना ही ख़तरा है जितना कि वो फंसे हुए लोगों को है। तो इसका एक ही तरीका होता है इस तरह की सूरत हाल में, वो है एयरलिफ्ट। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू के पास हेलीकॉप्टर है? बिल्कुल नहीं है। और क्यों नहीं है? ये वाक़यात एक दफ़ा तो नहीं हुए। इस दरिया में सैलाब या तुग़यानी को पहली दफ़ा तो नहीं आई, पहले बहुत बड़े बड़े वाक़यात इससे भी बड़े हो चुके हैं। ये लोग जो बह गए हैं, ये तो 18 एक साथ बहने का वाक़या शायद एक अलहदा हो, लेकिन सैलाब इतना आया है यहाँ पे इस एरिया में कि उसने पूरे के पूरे इलाके बहा के उड़ा के ले गया, सब ने देखा। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को क्यों नहीं पता? उन्होंने अपने रेस्क्यू को किस हद तक इक्विप्ड किया हुआ है, बिल्कुल कोई नज़र नहीं आता। तो ये है असल में अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ का मतलब यही होता है, इसके अलावा कोई और मतलब नहीं है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास इस बात का, और ये भी वो कह के जान नहीं छुड़ा सकती कि लोगों ने गफलत का मुजाहरा किया। भाई, लोगों ने अगर गफलत का मुजाहरा किया तो आप बचाने वाले थे, आप कहाँ थे? और अगर आप होते भी तो कर क्या लेते? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पे सबको तवज्जो देने की ज़रूरत है और आप वफाक को भी इसमें अपना आप दिखाना चाहिए और इन एरियाज़ के लिए इंतज़ामात होने चाहिए। अब आते हैं दूसरा वाक़या, उसको मैं वाक़या क्यों कह रहा हूँ? तो फैसला है, वाक़या है, वो वाकई वाक़या है। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसने पीटीआई को इसी तरह उड़ा के रख दिया है। पीटीआई को एक रैले ने उड़ा के रख दिया है और पीटीआई अब असम्बलियों में बहुत कमज़ोर नज़र आएगी आपको। 77 सीटें 4 असम्बलियों और सूबाई और 1 कौमी असम्बली में पीटीआई के हाथों से स्लिप हो गई हैं, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब किसके पास कितनी सीटें गई हैं? वफाक में कौमी असम्बली में 22 सीटें हुक्मरान इत्तेहाद के पास ज़्यादा चली गई हैं और उनके पास अब 2/3 अक्सरियत आ गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के पास 25 सीटें गई हैं, उनमें से 21 तो सिर्फ मौलाना के पास चली गई हैं सीधी सीधी। और पंजाब में 27 सीटें मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद को मिल गई हैं। तो पंजाब में बिल्कुल रिलैक्स, कोई इशू ही नहीं, मतलब वो स्याह करें या सफ़ेद करें। पीपल्स पार्टी की तो पहले भी उनको ज़रूरत नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं रही। और सिंध में 3 नशिस्तें जो हैं वो मिली। तो इस तरीके से ये टोटल 77 नशिस्तें उनके हाथ से गई हैं। अब वफाकी हुकूमत, वफाक यानी कि जो इत्तेहाद है, हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में, वो इतना कंफर्टेबल हो गया है कि वो कोई भी तरमीम, आइन में तरमीम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 27वीं तरमीम की खबरें मैंने आपको दी थी, वो बड़े आराम से अब पास हो जाएगी। उसमें बड़ा कुछ है, तफसील फिर इंशाल्लाह अगले के सिवी लाग में बताऊंगा। और पंजाब में तो मैंने आपको बता दिया। अब सब लोगों का जो सवाल है वो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बारे में। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब वहाँ पर तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। वो कैसे? वो कहते हैं जी कि वहाँ पर जो अपोजिशन है उसके पास इस वक्त सूरत हाल ये है कि 54 सीटें हो गई हैं और पीटीआई की वहाँ पे 91 है, वो वहीं पे खड़ी हैं। अब अदम एतमाद के लिए 72 सीटें चाहिए, 72 सीटें चाहिए अदम एतमाद लाने के लिए। अली अमीन गंडापुर इसके ख़िलाफ़।
और डिफरेंस क्या है 18, यानी कि 18 सीटें अगर अपोजिशन को मिल जाएं तो अदम एतमाद आ सकता है। और लोग कह रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और उस फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो अपोजिशन के साथ मिलके मौजूदा हुकूमत को उल्ट सकता है। ये क्यों बातें हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि लोगों का ख्याल है कि चूंकि पीटीआई को बड़ा डेंट डालना अभी बाकी है, ये तो सारा हो गया, मखसूस नशिस्तें भी हो गई, सब कुछ हो गया, जेलें भी हो जाएंगी। 52 लोग जो पीटीआई के एमएनए हैं ख़ास तौर पे वो उसमें आ रहे हैं, एमएनए एमपीए जो हैं वो 9 मई के फ़ैसलों में आ रहे हैं, तो उसके नतीजे में मज़ीद सीटें भी इनकी चली जाएंगी। लेकिन क्या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि फ़िलहाल कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। उसकी वजह ये है, मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि अली अमीन गंडापुर के होते हुए किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है। अली अमीन गंडापुर पीटीआई का बागी है, इमरान खान का बागी है। उसने उस वक्त खुल के ये ऐलान करना है जब कभी इमरान खान या पीटीआई उसको डिसोन करेंगे, तो वो अपने एक मखसूस लोग पहले ही अपने साथ 40 से 45 लोग उसके अपने, तो इसलिए बाकी ग्रुप किसी और का बनना तो दिल्ली हनूज दूरस्त। तो इस और फिर यह है कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो सर्व कर रहे हैं जहां उसने करना है, यानी कि इमरान खान तो नहीं कर रहे, तो फिर दूसरी सिमत में कर रहे हैं। तो जब वो सर्व कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है उनको बदलने की? एक सूरत हो सकती है, वो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ऐसी कोई सिचुएशन बना के खुद तो अगले 1 साल के अंदर को असम्बलियाँ तोड़ दें, तो फिर कुछ हो सकता है कि नया इलेक्शन आए और खैबर पख्तूनख्वा में कोई सूरत हाल बदल जाए, क्योंकि मकबूलियत को डेंट डालना बड़ा ज़रूरी समझा जा रहा है और अली अमीन गंडापुर इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बाकी ये है कि प्लान तो है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्लान है नए इलेक्शन करवाने का, लेकिन वो वफाक की सतह पे होंगे। सूबों की हुकूमतें बरकरार रखने का फ़िलहाल प्रोग्राम है कि सूबों की हुकूमतें रख के वफाकी हुकूमत का जो कौमी असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो बड़े आराम से सहूलत के साथ साल के अंदर अंदर या साल गुजरने के बाद कोई साल सवा साल में करवा लिए जाए अगले नवंबर या अक्टूबर में, और उसके नतीजे में एक नया मैंडेट, फ्रेश मैंडेट नून लीग को अच्छा बड़ा मैंडेट मिल जाए ताकि सुकून से आराम से 47 वाली हुकूमत के ताने से निजात हासिल करके एक हुकूमत बनाई जा सके। लेकिन अब इस पे किस हद तक अमल होता है ये तो अभी वक्त बताएगा। ये एक वो फैसला है जो जिस पे गौर हुआ है और जिसको फैसले को फ़िलहाल लिया जा चुका है, लेकिन इस पे अमल दरामद जो है वो वक्त पे छोड़ा गया है। हाँ, अली अमीन गंडापुर इसका इस तरह से हिस्सा हो सकते हैं कि वो उस असम्बली को तोड़ दे कोई भी बहाना बना के, तो उस वहाँ भी इलेक्शन हो जाए। अब आते हैं जी मौलाना को यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा फ़िलहाल, मैं आपको बता रहा हूँ 21 सीटें मिल गई हैं, टोटल 25 सीटें अपोजिशन के पास हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इसके बावजूद यहाँ पे हुकूमत की तब्दीली नहीं हो पा रही, नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता मौलाना के साथ चूँकि उनका बयान आया था पिछले दिनों कि जिस हुकूमत में JUI ना हो वो चलती नहीं है और जिस हुकूमत में हो वो चलती है, तो अब मौलाना के साथ ये मामला तय पा गए हैं और मौलाना को बलूचिस्तान में वज़ारत आला, जो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि उसकी ऑफ़र की जा रही थी, फ़िलहाल तय हो गया है फौरी तौर पे, और शायद अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर वहाँ पे वज़ारत आला की तब्दीली हो जाएगी। और मौलाना का वहाँ पे असल में मैं एक अरसे से चूँकि ख़बर दे रहा हूँ, तो मौलाना अड़े हुए थे कि वो कोई पश्तून वज़ीर आला लाना चाह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बलोच को ही वज़ीर आला रखना चाह रही थी, और वो मौलाना के पास एक बंदा ऑलरेडी मौजूद है, असलम रहसानी। अब इत्तफाक हो गया है असलम रहसानी के वहाँ पे वज़ीर आला बनने के, बलोचिस्तान के वज़ीर आला के बनने के चांसेस बहुत वाज़े हो गए हैं और मौलाना को वफाक में भी कुछ हिस्सा मिलेगा। तो ये थी अब तक की अपडेट, मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह।